इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी सिंह जी, डॉक्टर सीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एनके दास जी, आईजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास जी, एम्स पटना के डायरेक्टर श्री डॉक्टर पीके सिंह जी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी, डॉक्टर प्रभात कुमार जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर बीसी श्रीनिवास, डॉक्टर एसएस चटर्जी, डॉक्टर एके झा और इस इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के पहले वार्षिक अधिवेशन में यहाँ भाग ले रहे देश से आए हुए डॉक्टर्स, उनके अन्य सहयोगीगण और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं सबसे पहले देश के अनेक राज्यों से आए हुए डॉक्टर्स का अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप बिहार की राजधानी पटना के अंदर इस कार्डियोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। मेरे मित्रों, हर व्यक्ति, बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक ही तमन्ना था कि डॉक्टर बन जाए। मेडिकल की परीक्षा भी दिया लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मैं भी डॉक्टर को बता रहा था कि हमारे समय में मेडिकल में जो एडमिशन होता था वो मार्क्स बेसिस पर होता था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं था। तो हम लोगों ने आंदोलन किया और बिहार का पहला मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो हम लोगों के आंदोलन का ही परिणाम था कि 1971 में, समझो 71 या 72 में पहला मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बिहार में होना प्रारंभ हुआ और फरवरी में घोषणा हुई होगी मार्च में, और 2 महीने बाद एग्ज़ाम था। कोई क्वेश्चन पेपर नहीं, कोई गेस्ट पेपर नहीं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं। तो पहला एग्ज़ाम हम ही लोग के मत्थे पड़ गया। तो खैर, कुल मिलाकर मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मुझे पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा था कि 71 के पहले जो मेडिकल के अंदर जो एडमिशन्स होते थे उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में क्वेश्चन मार्क लगा रहता था। ऐसा नहीं था कि सारे लोग गलत तरीके से आते होंगे, लेकिन एक जनरल परसेप्शन था कि उस ज़माने में कॉलेज में जो प्री यूनिवर्सिटी होती थी उस ज़माने में, तो क्वेश्चन सेट करने वाले भी कॉलेज के लोग होते थे, पेपर एग्जामिन करने वाले भी कॉलेज के लोग होते थे। तो एक आम धारणा थी कॉलेज में कि फलाना हेड है, ये लड़का उनका खास है, तो धीरे से क्वेश्चन उनको लीक कर दिया या उसी के पास आंसर शीट जाती है, और उसको लेकर जब आंदोलन हुआ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रारंभ हुआ। लेकिन मित्रों, कुल मिलाकर इस देश ने जितने इंजीनियर्स पैदा किए उस तुलना में डॉक्टर्स हम पैदा नहीं कर पाए। और आज हालत ये है कि लगभग 500 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना पड़ा है, यानी लड़के नहीं है एडमिशन लेने के लिए। तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए कि इंजीनियरिंग के क्लासेस में एडमिशन लेने वाले लड़के नहीं है। तो ये जो अनप्लैन्ड ग्रोथ होता है कि देश को कितने इंजीनियर्स की आवश्यकता है, कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, तो हमने उस प्लानिंग का ध्यान नहीं रखा। उसका परिणाम है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की भारी कमी हो गई। जहाँ जाते लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। गांव देहात में कहते हैं कि महिला डॉक्टर दीजिए। अब यहाँ मैं एक भी महिला डॉक्टर नहीं देख रहा हूँ। मुझे पता नहीं कार्डियोलॉजी में महिला डॉक्टर होती कि नहीं होती है। एक दो, बहुत कम है। यानी मैं केवल कम या ज़्यादा, मैं जो स्थिति है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और बिहार जैसे राज्य में लोग कोई मेल गायनी से इलाज करना पसंद नहीं करते। आखिर गायनी के डॉक्टर्स आए कहाँ से? और कुल मिलाकर आप देखें तो डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा संकट इस देश के अंदर दिखाई पड़ता है। और दूसरी ओर अगर हम बीमारियों को देखें,
यद्यपि कोई बीमारी का एपीएल और बीपीएल नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो गरीब लोगों को ही होती है। साधारणतया अपवाद हो सकता है। अब बिहार कालाजार की बीमारी से जूझ रहा है, टीबी की बीमारी से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम जैसे राज्य जूझ रहे हैं, डायरिया से जूझ रहे हैं, मिजल्स से जूझ रहे हैं। मैंने ऐसी कुछ बीमारियां जो गरीबों से जुड़ी हुई ज़्यादा है, और दूसरी तरह की बीमारियां हैं जिसमें थोड़ा समाज का, जो अमीर शब्द कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समाज का जो वेल टू डू वर्ग है, वो कहीं हाइपरटेंशन, कहीं डायबिटीज़, कहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यद्यपि अब गरीबों में ये बीमारी फैल रही है। लेकिन आप अगर एक डिवाइडिंग लाइन अगर आप खींचेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ डिजीज़ है जो समाज का थोड़ा वेल ऑफ जो सेक्शन है वो उससे ज़्यादा प्रभावित है, और जो समाज का गरीब तबका बेचारा अभी भी वो कालाजार और एईएस की बीमारी से को जूझ रहा है। इसलिए जब हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की चर्चा करते हैं, और बार बार आज दिन भर या आज और कल जो आपका कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, और जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज़, जिसको हम कहते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, और इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि हाल के दिनों में देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों की हार्ट अटैक से मौत अच्छी खासी संख्या में हो रही है। हमारे पार्टी के एक बड़े नेता बंडारू दत्तात्रेय मंत्री थे, केंद्र में लेबर मिनिस्टर थे, और केवल पिछले 1 साल की बात है, उनका 24 साल का लड़का जो एमबीबीएस का स्टूडेंट था, हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने के रास्ते में और उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कारण है कि यंग एज में भी और ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है ये तेज़ी से फैलती जा रही है। तो मित्रों, जो टेक्निकल बातें हैं उसके लिए आप ही कॉम्पिटेंट उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो कहते हैं कि प्रिवेंशन और एक जागरूकता समाज में जरूर पैदा हुई है। आज से 25-30 साल पहले जिम जाने वाले लोग, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग, एक्सरसाइज करने वाले लोग, योग करने वाले लोगों की जितनी संख्या रही होगी, आज उस तुलना में उनकी संख्या में कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। टीवी ने, रेडियो ने, बीमारी ने भी एक जागरूकता पैदा की है कि हमें हेल्थ को किस तरह से रखें, क्या हमको खाना चाहिए। इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और जो लाइफ स्टाइल, जो बदला हुआ जो लाइफ स्टाइल है, उसके कारण जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उसकी ओर, जिसमें से एक बीमारी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो इसकी ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो डॉक्टर्स की कमी का मैं जिक्र कर रहा था। आप अगर देखेंगे तो जहाँ तमिलनाडु में 49 मेडिकल कॉलेजेस हैं और केरल में 34, केरल कितना छोटा राज्य है, लेकिन केरल में 34, कर्नाटका इज हैविंग मोर देन 57 मेडिकल कॉलेजेस। तो बिहार की आबादी 11 करोड़ और बिहार के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज हैं, और हाल के दिनों में जो 3-4 मेडिकल कॉलेज खुले होंगे। तो क्या कारण है कि कर्नाटक में 57, केरल में 34, तमिलनाडु में 49, और मैं जब बिहार को मैं देख रहा था तो पिछले 25-30 साल के अंदर हम लोग की सरकार आने के बाद जो 2-3 नए मेडिकल कॉलेज खुले, इसको छोड़ दीजिए, तो पिछले 25 साल में यानी 2005 के पहले बिहार में एक नया मेडिकल सरकारी कॉलेज नहीं खुला। पीएमसीएच गया, ये पीएमसीएच, उसका डीएमसीएच और भागलपुर मेडिकल कॉलेज, ये 3 केवल सरकारी कॉलेज। उसके बाद एनएमसीएच प्राइवेट कॉलेज था, उसी प्रकार एसकेएमसीएच भी प्राइवेट कॉलेज था। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू ये जरूर सरकारी कॉलेज था, जिसको सरकार ने टेक ओवर किया। तो यानी कुल मिलाकर बिहार में 2005 में जब हम लोग की सरकार बनी
तो मात्र 6 मेडिकल कॉलेज बिहार में थे, और उसमें से भी डीएमसीएच, पीएमसीएच और ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएच 100 साल पुराना, पता नहीं 100 हो गया या 90 साल हो गया। डीएमसीएच भी बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, भागलपुर भी बहुत पुराना नहीं लेकिन पुराना कॉलेज है। तो जो लोग सरकार में थे, ये उनका दायित्व बनता था कि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य के अंदर हम मेडिकल कॉलेजेस खोलें। अगर कंबाइंड बिहार को भी ले लें तो केवल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, तो 3 बिहार के एक आरे में 4 मेडिकल कॉलेज केवल बिहार में थे। और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, जिसको बाद में सरकार ने टेक ओवर किया। तो आज बिहार को डॉक्टर्स की जो कमी जो फेस करनी पड़ रही है, अगर हमारे पूर्व के लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की होती तो आज बड़ी संख्या में बिहार के अंदर भी और मेडिकल के स्टूडेंट्स हमको मिल सकते थे। और मैं आंकड़ा देख रहा था कि जहां तमिलनाडु में 253 के पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है, 253 की आबादी पर एक डॉक्टर है, केरल में 535 पर एक डॉक्टर है, कर्नाटक में 507 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है, वहीं बिहार के अंदर 3207 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड के अंदर 8180 के पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है। ये तो डॉक्टर की संख्या हो गई। और अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो वह मैं अभी बेंगलोर साहिब डॉक्टर से जिक्र कर रहा था कि पूरे कर्नाटक में जितने डॉक्टर हैं उसमें 40% डॉक्टर केवल बेंगलोर के अंदर है। बिहार में जितने डॉक्टर्स हैं उसमें 90% डॉक्टर्स वो अर्बन एरिया में है, और बिहार में अर्बन एरिया कितना 10%। तो बिहार के अंदर 10% पॉपुलेशन पर में 90% डॉक्टर्स, और जहां 90% आबादी रह रही है बिहार की, वहां पर 10% डॉक्टर्स हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कुल मिलाकर कर रहा हूं कि जो एक जिसको कहते हैं कि एक डिसबैलेंस पैदा हो गया समाज के अंदर, एक असंतुलन पैदा हो गया कि बिहार के अंदर 3207 की आबादी पर एक डॉक्टर है, लेकिन शहर और गांव में डॉक्टर्स की क्या स्थिति है। और अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखिए तो 80% डॉक्टर्स अर्बन एरिया में हैं और 20% डॉक्टर्स केवल रूरल एरिया के अंदर है। और मित्रों, इतना ही नहीं, तो अगर WHO का जो पैरामीटर है कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, तो देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां WHO के पैरामीटर्स की 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। 6 राज्य ऐसे जहां 1000 पर एक से ज्यादा डॉक्टर है। तमिलनाडु में 1000 के पॉपुलेशन पर 4 डॉक्टर्स हैं, दिल्ली में 1000 की आबादी पर 3 डॉक्टर हैं, केरल और कर्नाटक में 1000 की आबादी पर लगभग 1.5 डॉक्टर्स हैं। यानी जो संतुलन बिगड़ा है, और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर जहां भी चले जाइए हर जगह डॉक्टर्स की भारी कमी दिखाई पड़ती है। और यहाँ बिहार के बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। बिहार में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था, यानी बिहार देश को आजाद हुए 70 साल हो गया और बिहार में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था। नर्सेस का मतलब था केरल की लड़कियां, और पीएमसीएच में, एनएमसीएच में जितनी नर्सेस थी वो सारी की सारी नर्सेस केरल की लड़कियां हुआ करती थी। तो आखिर क्यों नहीं यहाँ के पूर्व की सरकारों ने कोई बिहार में नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम किया। और से मित्रों में ये केवल, और कॉलेज खोलना कितना कठिन काम है। एक मेडिकल कॉलेज का मतलब 500 करोड़, केवल बिल्डिंग बनाने में 500 करोड़ रुपया तो केवल बिल्डिंग बनाने पर खर्च होता है। डॉक्टर्स की फैकल्टी का क्राइसिस अलग। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों की सरकार ने 2005 के बाद हम लोगों ने 2 नए मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर खोलने का काम किया है, बेतिया के अंदर और पावापुरी के अंदर।
और IGIMS जो जिसके यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं विश्वास साहब, तो IGIMS में भी MBBS की पढ़ाई पिछले वर्षों में प्रारंभ हुई है। और इसके साथ साथ हम बिहार में 11 नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं और 11 मेडिकल कॉलेज में पूर्णिया के अंदर मेडिकल कॉलेज 365 करोड़ की लागत से बनने का काम प्रारंभ हो गया है, जो 300 बेडेड होगा और 100 लड़के होंगे। लगभग 2.5 साल लगेगा उस बिल्डिंग को पूरा होने में। उसी प्रकार छपरा के अंदर 425 करोड़ की लागत से 500 बेड का हॉस्पिटल बनने का काम प्रारंभ हो गया है। और उसी तरह से जो मधेपुरा में 781 करोड़ 781 करोड़ की लागत से लगभग 90% बिल्डिंग बन चुकी है और अगले एकेडमिक सेशन से और मधेपुरा का और मेडिकल कॉलेज काम करना प्रारंभ कर देगा। बेतिया का मेडिकल कॉलेज टेम्परेरी बिल्डिंग में प्रारंभ हो गया, लेकिन उस बिल्डिंग के भी बनाने में 775 करोड़ रुपया और लगभग 40% काम पूरा हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल के अंदर और बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा वैशाली में, बेगूसराय में, सीतामढ़ी में, झंझारपुर में, जमुई में और बक्सर में, इन 6 जिलों के अंदर 3060 करोड़ रुपया खर्च कर टेंडर हो चुका है। 6 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं जिसका टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये कि आगे आने वाले दिनों में हम 11 नए मेडिकल कॉलेजेस बिहार में प्रारंभ करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक कटिहार में, किशनगंज में पुराने, और एक रोहतास जमुआर में एक नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ है। और 2 नए मेडिकल कॉलेज को इस साल और MCI ने अनुमति प्रदान कर दी है, एक सहरसा में और एक मधुबनी में। सहरसा का मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स का होगा और मधुबनी का 150 सीट्स का होगा। तो ये 9 जो पहले से चल रहे हैं और ये 5 अगर प्राइवेट को ले लें तब अब जाकर बिहार में 14 मेडिकल कॉलेजेस और बिहार के अंदर होंगे। और लगभग 14 और बिहार में करीब 1400 लड़कों का एडमिशन होगा इस फाइनेंशियल ईयर या इस एकेडमिक ईयर में। तो मित्रों, मैं कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा था आपके सामने कि हमको डॉक्टर्स की आवश्यकता है। और डॉक्टर्स में फिर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजी के हों, चाहे वो कैंसर के हों या किसी और बीमारी के हों, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। और एक बार जो डॉक्टर बाहर चला गया नौकरी में, फिर वो छोड़कर स्वाभाविक तौर पर बिहार आना नहीं चाहता है। तो एक तो हमारी सरकार का ये प्रयास है कि अगले 1 साल के अंदर जितने डॉक्टर्स की वैकेंसी है हम उस वैकेंसी को पूरा कर सकें। और अब हम लोगों ने यह तय किया कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कोई एग्जाम की आवश्यकता नहीं होगी। और हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया है और केवल मार्क्स बेसिस पर और डॉक्टर्स की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 8-9 महीनों के अंदर बड़ी संख्या में MBBS डॉक्टर्स की हम नियुक्ति कर पाने में सफल होंगे। और हम लोग इस बात का भी विचार कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स का, MBA ग्रेजुएट्स का अब प्लेसमेंट, ये कॉलेज में जाकर कैंपस इंटरव्यू होता है या कैंपस में ही जाकर उनको और प्लेसमेंट मिल जाता है। तो जैसे ही मेडिकल का एग्ज़ाम पूरा होता है, हम कॉलेज में जाकर ही तुरंत उनको हम रिक्रूट कर ले, ताकि बिहार का कोई लड़का बाहर न जा पाए। जो चाहते यही उनको, नहीं तो 2 साल 3 साल अगर लड़के को इंतजार करना पड़ा तो स्वाभाविक कि जहाँ वैकेंसी निकली वो वहाँ चला जाता जॉब में और फिर उसको लौट कर आने में दिक्कत होती है। और जैसा मैंने कहा मित्रों कि नर्सिंग का कॉलेज कि अब बिहार के अंदर हम लोगों ने तय किया है
कि हर मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होगी। आईजीआईएमएस पटना में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। बाकी भी मेडिकल कॉलेजेस में और नर्सिंग की पढ़ाई हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसी प्रकार जो एएनएम और जीएनएम होता है, अभी डॉक्टर राजेंद्र नारायण लंदन से आए हुए थे लास्ट वीक, तो कह रहे थे मुझसे, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर महेंद्र नारायण के लड़के और इंग्लैंड में अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के नाते काम कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि लंदन में जो डॉक्टर है उसके पास तो पेशेंट को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 80% काम तो उसके नीचे के जो ट्रेंड नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, बाकी लोग ही उसका काम कर देते हैं। और 20% पेशेंट को ही फाइनली डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है, या प्रिस्क्रिप्शन जो तैयार हुआ वो डॉक्टर फाइनली देख लेता है कि प्रिस्क्रिप्शन ठीक बना कि नहीं बना। और बिहार में या पूरे हमारे यहाँ स्थिति यह है, खांसी भी हो गई तो सीधे डॉक्टर के पास, छींक भी आ गई तो सीधे एम्स में चला जाएगा, कोई छोटी मोटी बीमारी भी है तो जो पैरामेडिक्स है, और एक अगर डॉक्टर काम करता तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि एक डॉक्टर के साथ कितने सपोर्टिंग स्टाफ होने की आवश्यकता है, कितने नर्सेज चाहिए, कितना पैरामेडिक स्टाफ चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पैरामेडिक की पढ़ाई बिहार के अंदर बहुत कम हो रही थी, और अब हमारी सरकार ने तय किया है कि जो जीएनएम के कॉलेज हैं, जो पैरामेडिक कॉलेज हैं, हर जिले में हम स्थापित करेंगे। और केवल घोषणा नहीं है, बल्कि ये उनकी पढ़ाई अनेक जिलों में प्रारंभ हो गई है। और अगले 1 साल के अंदर बिहार का एक भी जिला नहीं बचेगा जहाँ जीएनएम का ट्रेनिंग कॉलेज प्रारंभ नहीं हो जाएगा, जहाँ पैरामेडिक की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो जाएगी, और सब डिवीज़न लेवल पर और एएनएम की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो जाएगी। तो इसलिए जो हेल्थ सेक्टर है, मुझे लगता है कि पिछले 40-50 वर्षों के अंदर हेल्थ सेक्टर पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों के अंदर और जिस तरह से जो हेल्थ सेक्टर है, वो चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो हम लोगों की प्रायोरिटी के अंदर है। और इसीलिए चाहे वो पैरामेडिक्स हों, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हों, इन सारी चीज़ों के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर बिहार में पहले की तुलना में आपको काफ़ी सुधार दिखाई पड़ा होगा। ये डॉक्टर यहाँ बैठे हुए विश्वास, मैं 4 दिन पहले एक पेशेंट को देखने के लिए गया था, जिनको हार्ट अटैक हुआ था, उनको देखने गया मैं आईजीआईएमएस में। और जो आईसीयू था या जो कार्डियक केयर यूनिट था, ये सरकारी अस्पताल है। मुझे देखकर भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी सरकार में और हम लोगों की सरकार में भी इतना शानदार सीसीयू हो सकता है। मुझे एक बार लग रहा था कि मैं तो पटना के बहुत सारे प्राइवेट सीसीयू में भी गया हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि आज के डेट में आईजीआईएमएस का जो कैथ लैब है, जो आईजीआईएमएस का जो सीसीयू है, पटना के किसी भी प्राइवेट सेक्टर के सीसीयू से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आखिर क्या कारण है? और देखिए, गरीब आदमी तो सरकारी अस्पताल में जाएगा, सरकारी जो गरीब आदमी तो बड़े अस्पताल में नहीं जा सकता, प्राइवेट में नहीं जा सकता है। मैं प्राइवेट सेक्टर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बिना प्राइवेट सेक्टर के, बिना प्राइवेट हेल्थ केयर के हम हेल्थ केयर की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमको प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, हमको जो पब्लिक सेक्टर वो भी चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी है, क्योंकि सरकार अफोर्ड कर सकती है, अगर किसी ने एक नर्सिंग होम खोला है तो उसने इन्वेस्ट किया है तो स्वाभाविक है उसको रिटर्न चाहिए। लेकिन सरकार तो वेलफेयर स्टेट है, ये हमारा काम है कि हम सरकारी अस्पताल भी इतने बेहतरीन बनाएं कि जो सामान्य आदमी है वो प्राइवेट में जाने के बजाय वो सरकारी अस्पताल में जाना पसंद करे। अब यहाँ डॉक्टर बैठे नहीं है, डॉक्टर मनीष मंडल, अभी 7 दिन पहले एक मुंबई से लड़की आई, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। वो मुंबई से फ्लाई करके केवल गैल ब्लैडर में स्टोन का इलाज कराने के लिए आईजीआईएमएस में आई है। वो मुंबई में इलाज करा सकती है, बट शी वांटेड टू कन्वे अ मैसेज दैट आईजीआईएमएस पट्टा इज एज गुड एज एनी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल। और वो लड़की आई, उसने इंटरव्यू दिया, फ्लाइट से आई,
2 दिन रहकर वापस मुंबई चली गई केवल ये मैसेज देने के। तो इसलिए हमारे सरकारी अस्पताल भी हो सकते हैं और हम लगे, हम प्रयास कर रहे हैं और दोनों में कंपटीशन हो कि प्राइवेट अच्छा है कि पब्लिक सेक्टर बढ़िया है। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको डिस्करेज करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर आगे आने वाले दिनों में कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हमारी सरकार इनके लिए क्या कर रही है, मैंने उसका जिक्र नहीं किया है, काफ़ी समय लग जाता। और इसी प्रकार चटर्जी साहब बैठे हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप जाइए वहाँ तो मेला लगा रहता है, लोगों का भरोसा, तब लोग वहाँ पर आते हैं। और IGIC के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में और पेशेंट्स आते हैं। तो इसलिए मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि BP सिंह जी ने और पहल करके और देश भर के डॉक्टर्स को इस कार्डियोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर और आमंत्रित किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे डॉक्टर्स का जो ज्ञान है, उसका जो टेक्निकल नो हाउ है, जो दुनिया में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में उनका ज्ञान वर्धन होगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ देश भर से आए हुए तमाम डॉक्टर्स का, चिकित्सकों का अपनी ओर से स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को बिहार सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयास